हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो आज हम देख रहे हैं लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का पार्ट, जिसमें सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन का पार्ट, फिर आएंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स, फिर आएंगे इसके एप्लीकेशंस का पार्ट, फिर आएंगे इसके स्टेप्स और लास्ट में आएंगे एडवांटेज और इसके डिसएडवांटेज का पार्ट। अब देखिए, इसके अलावा आपने एक और देखा होगा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का पार्ट पीएलसी, जो कि जनरली हम बोल सकते हैं मार्केटिंग यूनिट्स में कवर हो जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ कवर नहीं किया। यहाँ पे जो भी मोस्टली पार्ट है वो मैंने कैपिटल एसेट से रिलेटेड लिया है। जैसे आपने कैपिटल बस्टिंग डिसीजन देखा होगा, जिसमें आप बोलते हो कि पर्टिकुलर प्लांट एंड मशीनरी को परचेज किया जाए या नहीं किया जाए, तो आप पहले से एक डिसीजन मेकिंग सोच लेते हो। यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, एनपीवी टेक्निक, आईआरआर टेक्निक, बहुत सारी डिस्काउंटिंग की टेक्निक होती है, कन्वेंशनल भी होती है, लेकिन जनरली आप डिस्काउंटिंग का पार्ट अपनाते हो। डिस्काउंटिंग क्या होता है, दो पार्ट आते हैं, एक तो कंपाउंडिंग और एक डिस्काउंटिंग। हम क्या करते हैं, ये बोलते हैं कि अगर मुझे एक साल बाद 1 रुपये मिलेंगे, 1 रुपी मिलेगा, तो उसकी आज वैल्यू क्या होगी, तो आज तो कुछ और ही वैल्यू होगी, तो उसे हम जनरली क्या बोलेंगे, डिस्काउंटिंग। और अगर मैं बोलूँगा कि आज मेरे पास 1 रुपी है, उसको मैं इन्वेस्ट करता हूँ, तो एक साल बाद मुझे उसके कितने रुपए मिलेंगे, तो जनरली वो क्या हो गया, कंपाउंडिंग का पार्ट आ गया। डिटेल देखना है तो कैपिटल बस्टिंग में देख लेना, देखो यहाँ पे कवर कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप प्रेजेंट वैल्यू का पार्ट लगाते हो तो 1/1+r⁴ का फॉर्मूला आपका आ जाता है। ये पार्ट तो आपको पता ही है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग से रिलेटेड पीएलसी का पार्ट देखेंगे मार्केटिंग यूनिट में। यहाँ पे दे रखी है सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, इसको लिंक करते जाएंगे एक एक करके। तो सबसे पहले देख रहे हैं डेफिनेशन। देखिए, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग या जिसको आप होल लाइफ कॉस्टिंग भी बोल सकते हैं, जनरली ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू आप क्या करते हो, एस्टिमेट करते हो कि जो भी एसेट या प्रोजेक्ट बोल सकते हो, तो जो भी एसेट या प्रोजेक्ट की यूजफुल लाइफ या ऑपरेटिंग लाइफ भी बोल सकते हो, जो कि आपने एस्टिमेट की हुई है। तो हम बोल रहे हैं कि हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि जो भी एसेट की यूजफुल लाइफ है उसके दौरान कितना मनी स्पेंड किया गया है, यानी कितनी टोटल कॉस्ट एसेट की लगेगी। आप हमेशा एसेट्स की प्राइस पे मत जाइए। प्राइस मतलब क्या हो गया, आपने परचेज की, पर उसके बाद उसके इंस्टॉलेशन का पार्ट भी लगेगा। उसको आप ऑपरेट करोगे तो ऑपरेशन से रिलेटेड खर्चे भी आएंगे। फिर आप उसको मेंटेन करोगे तो मेंटेनेंस का पार्ट भी आएगा। इसके अलावा आपने परचेज किया होगा तो ज़रूरी नहीं आपके पास लिक्विड हो, आपने कहीं ना कहीं से उसको फाइनेंस किया होगा, तो उस पर इंटरेस्ट का पार्ट भी लगेगा, डेप्रीशिएशन भी लगेगा। और जब आप उसको डिस्पोज करोगे, यानी जब उसको क्या करोगे आप, एक तरीके से रिप्लेस कर दोगे, हटा दोगे और नई मशीन लेके आ जाओगे, तो क्या पता उसको हटाने की भी आपके कॉस्ट लगने लग जाएगी। देखिए, जनरली तो क्या होता है, हटाने पर कुछ ना कुछ स्क्रैप वैल्यू मिलती है, तो वो तो क्या करोगे आप अपनी कॉस्ट में से माइनस कर दोगे, अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ मशीनरी क्या होती है आपकी फैक्ट्रीज़ में सेटअप होती है, तो उसको हटाने के लिए भी आपको वर्कर की या बोल सकते हैं हेल्प की ज़रूरत होती है। तो आप जनरली जो भी पेमेंट करोगे उसे हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, हटाने का जो भी खर्चा आ गया, तो वो भी जनरली आप कॉस्ट में ऐड कर दोगे। अगर आप एक एग्जांपल लो, आप सोचिए कि यहाँ पे बोल रखा है, एक मैंने रेफरेंस बुक में पढ़ा था, वहाँ लिखा था बाइंग एन एसेट इज ए कॉस्ट कमिटमेंट दैट एक्सटेंड्स बियॉन्ड इट्स प्राइस टैग। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे अगर आपने कोई कार खरीदी और इसकी प्राइस आपको कितने की पड़ रही है, 5 लाख की पड़ रही है, ठीक है। अब वो 5 लाख उसका प्राइस टैग है, लेकिन आप आगे ये भी तो देखते हो यार उसके मेंटेनेंस के कितने लगेंगे, उसी हिसाब से आप क्या करते हो, कार को परचेज करते हो कि ये मेरे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। तो आप आगे देखते हो कि जनरली इसकी मेंटेनेंस कम खाती है, चार्जेस कम लगते हैं, या जो भी आप सर्विसिंग कराते हो तो कम पार्ट आता है, इसकी घिसावट कम होती है पार्ट्स की, आप ये सोचते हो, उस हिसाब से आप आगे का भी सोचते हो। तो वैसे ये बोल रहा है कि बिजनेस में भी आपको आगे का सोचना पड़ेगा और फ्यूचर कॉस्ट को भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो देखिए, कार के एग्जांपल में मैंने क्या बताया, आपने कार परचेज करी 5 लाख की, तो मान के चलो कि उस पर इंश्योरेंस भी आपने कराया, ये मान के चलो 20,000 का जो भी है, मेरे को इतना पता नहीं रहता क्योंकि मेरे पास कार नहीं है और मैं इतनी ज़्यादा दिखावटी चीज़ों में नहीं रहता। कहने का मतलब, अगर है मनी तो आप आराम से यूज़ कर सकते हो, आप खरीद सकते हो, लेकिन मेरे पास इतना है ही नहीं, तो इसलिए मैंने खरीदी भी नहीं हुई। तो देखिए, बोल रहा है कि 5,20,000 के टोटल मिला के क्या होगा, कार की आपकी कॉस्ट आ गई परचेज़ की, इसके अलावा इंश्योरेंस ये आ गया। फिर मान के चलो कि उस पर जनरली आपने क्या करा होगा, फाइनेंस किया होगा, तो इंटरेस्ट भी दिया होगा जो कि आप हर महीने दे रहे हो। ठीक, आपने जब कार को चलाया, ऑपरेट किया, तो कैसे चलाओगे, हवा में तो चलेगी नहीं, आपने उस पर पेट्रोल भराया होगा या डीजल भराया होगा, डीजल वाली कार है। अगर गैस से रिलेटेड है तो गैस फिल करवाया होगा, ये सारा पार्ट आपको करना पड़ेगा। फिर आपको पता है कि आपने सर्विसिंग की कॉस्ट भी दी होगी, 1 साल जनरली आपकी फ्री होती है, जो भी कार से रिलेटेड वारंटी है, तो हम बोल सकते हैं कि सर्विसिंग के चार्जेस कभी कभी क्या होता है, 1 साल 2 साल फ्री होते हैं, लेकिन उसके बाद तो आपको करने पड़ते हैं मेंटेन। कार का एक्सीडेंट हो गया तो उस केस में भी आपको कॉस्ट लगानी पड़ेगी। तो कुछ ना कुछ तो आपको कॉस्ट लगानी पड़ती है जो कि फ्यूचर कॉस्ट से रिलेटेड होती है। तो उसको देखते हुए आप क्या करते हो, कार को परचेज करते हो कि मेरे लिए फ़ायदा होगा या नहीं होगा। तो वैसे ही बिजनेस में बोल रहा है, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ दैट असेट ओवर इट्स ऑपरेटिंग लाइफ इंक्लूडिंग
कैपिटल कॉस्ट मतलब खरीदने की कॉस्ट, या आप बोल सकते हो इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ऑक्यूपेशन कॉस्ट मतलब उसको रखने की जो भी कॉस्ट हो रही है, तो इंस्टॉल करने की कॉस्ट हो गई। और ओवर द ईयर आपको पता है कि अगर उसको अपग्रेड कर रहे हो तो अपग्रेडेशन की कॉस्ट भी हो गई, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो। ऑपरेटिंग कॉस्ट इसका मतलब वही चलाने की, जैसे एयरप्लेन की बात करते हो तो एयरप्लेन क्या होगा, जब उसमें फ्यूल डालोगे तब जाके ही तो वो ऑपरेट होगा। कार की बात कर रहे हो, उसमें पेट्रोल डीजल या मैंने बोला गैस वाली कार है तो गैस फिल करोगे तब जाके वो ऑपरेट होगी। अगर एक प्रिंटर की बात कर रहे हो तो प्रिंटर कब यूज़ होता है, आपको पता है कि प्रिंटर में पेपर होगा और इंक होगी, तब जाके क्या होगा, वो ऑपरेट होगा। तो प्रिंटर तो आपने खरीद लिया 10,000 का, लेकिन उसके साथ आपको क्या चाहिए, क्या पता इंक भी अलग से, इंक मिल गई अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने इंक अलग से खरीदी तो वो ऑपरेटिंग के कॉस्ट का पार्ट आ गया। पेपर आपने अलग से खरीदा ही होगा तो ऑपरेटिंग कॉस्ट का पार्ट आ गया। फिर मेंटेनेंस भी आता है, यहाँ पे मैंने मेंटेनेंस लिखा, चाहे मेंटेनेंस भी लिख सकते हो। मेंटेनेंस आपको पता है कि हर 1 महीने या 3-4 महीने में आपको मेंटेनेंस करवाना पड़ सकता है मशीन में। फिर आपको बोल रहा है कॉस्ट और बेनिफिट ऑफ द इवेंचुअल डिस्पोजल ऑफ द असेट एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ। जब भी उसकी लाइफ एंड होगी तो उस वक्त डिस्पोजल की जो भी कॉस्ट लग रही है, या बेनिफिट, बेनिफिट का मतलब क्या हो गया, जो भी स्क्रैप वैल्यू है या जो भी रियलाइजेबल वैल्यू है वो आप लेस करोगे। अब देखिए यहाँ पे याद रखना ये एस्टिमेट पार्ट है और प्रेजेंट वैल्यू है, तो आपको प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट लेना है। प्रेजेंट वैल्यू आपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन या कैपिटल बस्टिंग डिसीजन में देखा हुआ है, तो वो चैप्टर जाके देख लेना, आपको वहाँ पे मैंने कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग का पूरा पार्ट बताया हुआ है। वैसे डिस्काउंटिंग का पार्ट तो पूरा बताया हुआ है। एसेंशियली इट मीन्स द टोटल कॉस्ट दैट प्रोजेक्ट विल इम्पोज थ्रू आउट इट्स होल लाइफ। ये तो बोल रहा है, इसका मतलब क्या है, टोटल कॉस्ट जो कि प्रोजेक्ट क्या लगाएगा, पूरी की पूरी लाइफ पे लगाएगा। ऑल फ्यूचर कॉस्ट आर रिड्यूस टू प्रेजेंट वैल्यू बाय द यूज़ ऑफ डिस्काउंटिंग टेक्निक। ये बोल रहा है जो फ्यूचर में कॉस्ट लगेगी, आपको पता है कि मान के चलो कि कोई भी आप कार खरीदते हो और आपको पता है कि उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट हायर होगी ही होगी, कि हर 2-3 महीने में उसके 10,000 रुपीज़ लगेंगे ही लगेंगे। तो वो सोचते हुए आपने ये सोचा कि आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। तो आज तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू आपको पता है कि 1 साल बाद मान लो कि 10,000 रुपीज़ मेंटेनेंस के लगेंगे, लेकिन उसकी आज प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। मान के चलो कि अगर आपने 10% डिस्काउंट रेट, 12% डिस्काउंट रेट जो भी है उसके अकॉर्डिंग निकाला तो 8465 निकला। तो ये क्या है, आज की कॉस्ट है। तो ये बोल रहा है कि जितनी भी फ्यूचर कॉस्ट होगी, यानी ये फ्यूचर कॉस्ट, उसको आप रिड्यूस करोगे किसके थ्रू, प्रेजेंट वैल्यू के थ्रू। तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी निकली, 8465 निकली। देयरफॉर द इकोनॉमिक वर्थ ऑफ प्रोजेक्ट कैन बी असेस्ड। तो आप क्या निकाल रहे हो, इकोनॉमिक वर्थ प्रोजेक्ट की निकाल के बता रहे हो। अब आपको दे रखा है ऑब्जेक्टिव क्या है। और हाँ, अगर आप एग्जाम्पल इसका देखो तो वैसे भी देख सकते हो, जैसे मैंने तो ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि बिजनेस की जो भी मशीनरी है वो आपको परचेज करनी है नहीं करनी। जैसे आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात करते हो या कैपिटल बस्टिंग की बात करते हो, उसमें सिर्फ आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट लेते हो, याद रखना। वहाँ पे आप क्या लेते हो, इनिशियल इन्वेस्टमेंट का पार्ट लेते हो कि आपने जो मशीनरी खरीदी उसकी कॉस्ट क्या है, उस पर जो भी ड्यूटीज के चार्जेस हो गए, जो भी इंश्योरेंस का पार्ट हो गया वो आपने ऐड कर दिया। लेकिन उसके बाद उसके जो भी ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गए, मेंटेनेंस कॉस्ट हो गए, वो आप शुरू में कवर नहीं करते हो जब भी आप प्रोजेक्ट डिसीजन लेते हो या जब भी आप कैपिटल बस्टिंग का डिसीजन लेते हो कि ये मशीनरी खरीदी जाए या नहीं जाए। तो उस वक्त आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट ही लेते हो, जबकि लाइफ साइकिल में क्या करते हो, आप आगे आने वाली फ्यूचर कॉस्ट को भी आज ही कंसिडर कर रहे हो कि हम जब भी कार खरीदेंगे तो आगे का सोचेंगे। ठीक है, आप क्या करते हो, घर पे एसी लगवाते हो तो उस हिसाब से क्या सोचते हो, यार एसी लगवाया जाए या कूलर पे ही डिपेंड हुआ जाए, क्योंकि आपको पता है कि एसी के इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ज़्यादा लगेंगे तो फ्यूचर कॉस्ट ज़्यादा होगी। एसी तो हर कोई खरीद सकता है, मैं भी खरीद सकता हूँ, आप भी खरीद सकते हैं। देखिए जैसे एसी कितने का आएगा, मान के चलिए 40,000 का आता है, अगर अच्छा वाला भी आप लेते हो तो 40,000 का आ रहा है। तो आपको पता है कि वो 40,000 का आ रहा है, वो तो कोई भी परचेज कर सकता है। लेकिन उसके आगे का पार्ट, आगे मतलब फ्यूचर में जनरली आपको पता है कि अगर आप उसको यूज़ करोगे ज़्यादा से ज़्यादा तो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो ज़्यादा आएगा, तो आपको वो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट को भी कवर करना पड़ेगा। मेंटेनेंस का पार्ट भी ज़्यादा हो सकता है क्योंकि वारंटी पीरियड ख़त्म, उसके बाद मेंटेनेंस तो आपको खुद को कराना पड़ेगा। तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी मान के चलो, क्योंकि चलता कहाँ है, गर्मियों में, सर्दियों में चलता नहीं है। तो जब आपको पता है कि जो मशीन रेगुलर ऑपरेट होती ही नहीं है, आप बोलोगे सर कई जने चलाते होंगे, लेकिन क्या है ज़्यादातर लोग गर्मी में यूज़ करते हैं। तो आपको पता है कि अगर वो 6-7 महीने बाद काम करने के बाद बंद हो जाती है और उसके बाद आप 6 महीने बाद यूज़ करते हो, तो आपको उसको मेंटेन तो करवाना पड़ेगा, यानी थोड़ा सही तो करवाना पड़ता है, तो उसकी कॉस्ट भी लगेगी। तो आप उसको देखते हुए क्या बोलोगे, इससे अच्छा तो अपने के लिए कूलर ही सही है। क्यों, क्योंकि उसकी एक तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल इतना नहीं आएगा और उसको इतना मेंटेन करने का चार्जेस भी नहीं लगता। तो ऐसे सोचते हुए आप क्या करोगे, एक डिसीजन लोगे। तो वैसे बिजनेस में क्या कर रहे हो, बड़ी बड़ी मशीनरीज होती है, प्लांट मशीनरी होती है, तो उसमें इन्वेस्ट किया जाए या नहीं किया जाए। तो अगर आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे ले रहे हो तो वो तो कैपिटल बस्टिंग का पार्ट आ गया। लेकिन अगर आप उसकी पूरी कॉस्ट की बात कर रहे हो कि फ्यूचर में भी और क्या कॉस्ट लगेगी, क्या मेंटेनेंस का पार्ट लगेगा, क्या ऑपरेशन का लगेगा, इसके अलावा उसके इंटरेस्ट के पार्ट को भी कवर कर रहे हो कि आपने फाइनेंस किया तो जो इंटरेस्ट की कॉस्ट लग रही है लोन पे,
डेप्रिसिएशन भी कवर कर रहे हो, डिस्पोजल की कॉस्ट भी कवर कर रहे हो, मतलब सब कुछ कवर कर रहे हो शुरू से लेके लास्ट तक, उसकी एंड लाइफ तक। तो उस केस में क्या काम आता है, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग काम में आ जाती है। एक तरीके से आपको डिज़ाइन स्टेज पे मतलब इनिशियली ही पता चल जाता है कि आपकी क्या गलती है, या आपको ये डिसीजन मेकिंग का पार्ट पता चल जाता है कि आपको प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना। जो कि क्या पता आपको कैपिटल बस्टिंग डिसीजन में इतना अच्छा पता नहीं चलता और बाद में आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा लग जाती परफॉर्मेंस करने पर, वो आपको बाद में पता चलती। लेकिन लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में आपको शुरू में ही एस्टिमेटेड अंदाज़ा हो जाता है। ये किसकी तरह है, शादी की तरह है। शादी में हम क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं, खुद की शादी पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंस कर लेते हैं। ये मान के चलो कि 8 से 10 लाख लग जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें पता है कि हम फ्यूचर की कॉस्ट नहीं देखते हैं, हम खुश रहते हैं, बहुत ज़्यादा उतावले रहते हैं और शादी कर लेते हैं। लेकिन हमें फ्यूचर की कॉस्ट को भी कंसीडर करना पड़ेगा कि भाई घुमाना पड़ेगा, फिर खर्चे पे खर्चा होगा, खर्चे पे खर्चा, खर्चे पे खर्चा, खर्चे पे खर्चा, मतलब एक्सपेंडिचर होता रहेगा। तो हमें उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा कि भाई शादी करें या नहीं करें। तो आपको पहले से ही प्लानिंग करनी पड़ेगी। मजाक कर रहा हूँ, दिल पे मत ले लेना, लड़कियाँ दिल पे मत लेना, और लड़के मत सोच लेना कि हमें शादी नहीं करनी, कर लेना, वो तो सबको ही करनी पड़ती है, हमको भी करनी पड़ी। लेकिन हमारा काम क्या है, हमारी वाइफ का काम अच्छा है, वो जनरली क्या करेगी, इतने ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं करती है। अब आपको जैसे मिले क्या पता ज़्यादा एक्सपेंडिचर वाली मिले, तो इस हिसाब से आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी और सेविंग करनी पड़ेगी। मेरे को इतनी सेविंग करनी नहीं पड़ी, ठीक है। तो देखिए वो तो मजाक का पार्ट था, लेकिन आप यहाँ पे क्या देखोगे, मशीनरी से रिलेटेड पार्ट देखोगे, कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट देखोगे कि आपको डिसीजन एक्सेप्ट करना है या नहीं करना। तो आप क्या करोगे, उसकी यूजफुल लाइफ से रिलेटेड सारी कॉस्ट को कवर करोगे, समझ गए। तो ये बोल रहा है LCC इज रिक्वायर्ड एज डिसीजन मेड एट डिज़ाइन स्टेज, मतलब इनिशियली स्टेज पे ही आप देख लोगे डिसीजन विल इम्पैक्ट ऑन द परफॉर्मेंस इन द लेटर स्टेज। अब देखिए तो बोल रहा है कि परफॉर्मेंस या जो भी मेंटेनेंस कॉस्ट लगती है वो कब लगती है, आगे आने वाले सालों के लिए। तो आपको पता चल जाएगा कि अगर डिसीजन आपने शुरू में ही ले लिया तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा आपके आने वाले सालों पर। जैसे एक एग्जांपल आपको दे दिया, एयर कूल्ड चिलर होता है, वो बिल्डिंग के लिए चीपर होता है, मतलब जब आप शुरू में इंस्टॉल करते हो तो उस वक्त क्या होता है, वो चीपर होता है, यानी कॉस्ट सस्ती रहती है, जैसे मैंने आपको AC का पार्ट बताया। बट एक्सपेंसिव टू मेंटेन एंड हायर एनर्जी कॉस्ट, लेकिन बोल रहा है कि उसको मेंटेन करना एक्सपेंसिव होता है। आगे जब भी आप क्या करते हो, उसको यूज़ करते रहते हो तो मेंटेनेंस एक्सपेंस बहुत ज़्यादा लगते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। AC की ही बात कर लो ना, ये एयर कूल्ड चिलर क्या है, वो ये मेरे हिसाब से या तो ये होगा कि एक तरीके से डक्टिंग के फॉर्म में क्या कर दिया, पूरी बिल्डिंग में अप्लाई कर दिया। नॉर्मल सोच लीजिए, देखिए अगर आप क्या करते हो, आपकी ऑफिस की बिल्डिंग है, 10 AC लगवाते हो और 30,000 का एक AC है, तो आपको पता है कि नॉर्मल आपके 30 × 10 कितने लग जाएंगे, 3 लाख लग जाएंगे। लेकिन अब आपका पहले बिल क्या आता था, 15,000 आता था पर मंथ, ठीक। लेकिन अब AC लगने की वजह से आपका जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1 लाख आ रहा है। तो वो 85,000 आपका बढ़ गया। तो वो किसकी वजह से बढ़ा, AC की वजह से बढ़ा, क्योंकि नॉर्मल अगर आप AC यूज़ नहीं करते तो 15,000 मान के चलो, अब आप फ़ैन क्या कर रहे हो, कम यूज़ कर रहे हो, तो ये मान के चलो कि 10,000 और आपका बढ़ जाता, 25,000 हो जाता। लेकिन आप ये सोचिए कि या 10,000 कम हो जाता, 85 की जगह आप बोल देते कि 75 हो जाता हमारा, लेकिन फिर भी आपकी कॉस्ट तो बड़ी है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस भी आपके लगे हैं। इसके अलावा आपको मेंटेन करना पड़ेगा, तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी लगेगी, रिपेयर करवाना पड़ेगा, उसको सही करवाना पड़ेगा जब भी वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो ज़्यादा चार्जेस तो लगेंगे ही लगेंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल बता दिया कि जब भी डिज़ाइन स्टेज होती है इनिशियली, जब भी आप परचेज करते हो उसी वक्त सोच लेते हो कि मेंटेनेंस कॉस्ट क्या लगेगी, और आप पहले ही डिसीजन मेकिंग कर लेते हो, जिससे बाद में आपको पता चलेगा कि इसकी जो परफॉर्मेंस हो रही है वो सही हो रही है या नहीं हो रही, यानी आपने एस्टिमेट सही किया या नहीं करा। ये बोल रहा है LCC हेल्प्स टू एवेल्यूट डिसीजन एट डिज़ाइन स्टेज बाय लुकिंग एट इट्स इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन। इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन का मतलब जो भी इसकी इकोनॉमिक लाइफ है, जो भी इसकी यूज़फुल लाइफ है, उसके थ्रू इसकी कॉस्ट क्या इंकर होने वाली है वो आप पहले से ही सोच लेते हो, यानी फ्यूचर कॉस्ट को या मेंटेनेंस कॉस्ट को पहले से ही डिसाइड कर लेते हो। द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ LCC इंक्लूड्स evaluate the investment option and opportunities effectively, evaluate the project in term of total instead of total initial cost। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि जो भी प्रोजेक्ट को आप इवेल्यूट कर रहे हो वो किसके टर्म में इवेल्यूट कर रहे हो, लाइफ साइकिल कॉस्ट के बेसिस पे, टोटल कॉस्ट, ना कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे। अगर इसके बेसिस पे देखोगे तो वो तो कैपिटल बस्टिंग का डिसीजन आ गया, मैंने आपको बताया था। एंश्योर इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ एसेट्स ओवर इट्स होल लाइफ, क्योंकि देखिए आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी है, एस्टिमेटेड कर रहे हो आप, और अगर एक्चुअल कॉस्ट आपकी ज़्यादा आ रही है तो आपको इम्प्लीकेशन पता चल जाएगी कि आपने डिज़ाइनिंग स्टेज पे गलत डिसीजन ले लिया। तो आपको बीच में क्या करना है, उसको हटा देना है, बीच में आपको इसको क्या करना है, रिप्लेस कर देना है मशीन को। तो आपको बीच में ही पता चल जाएगा कि आपकी कॉस्ट क्या लग रही है, ज़्यादा लग रही है, आपकी परफॉर्मेंस जो हो रही है वो एक तरीके से मेंटेनेंस कॉस्ट आपकी ज़्यादा लग रही है, जो आपने एस्टिमेट की थी उससे ज़्यादा अप्लाई हो रही है। तो इफेक्टिव मैनेजमेंट आराम से इंश्योर हो जाता है।
सच मेथड इज़ गेटिंग मोर पॉपुलर इन इज़ वाइडली एक्सेप्टेड। तो ये आजकल ज़्यादा चल रहा है, ये बोल रहा है। अब ये बोल रहा है कि डिसीजन मेकिंग की जब भी प्रोसेस होती है तो लाइफ साइकिल कॉस्ट की कैसे एप्लीकेशन होती है वो बता रखा है इसने। देखिए यहाँ पे यही बोल रहा है कि अप्लाइंग एलसीसी लाइफ साइकिल कॉस्टिंग टू डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है। आपको पता है कि आपको बिल्डिंग से रिलेटेड पार्ट देखना है, तो बिल्डिंग जब भी क्या करते हो, आप खरीदते हो, परचेज कर रहे हो, या आप मान के चलो कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो जितनी भी कॉस्ट है वो देख रहे हो और आगे आने वाली मेंटेनेंस कॉस्ट का पार्ट को भी कवर कर रहे हो। तो आपको दो बिल्डिंग से रिलेटेड कंपेरिजन करना है कि कौन सी परचेज की जाए या कौन सी कंस्ट्रक्ट की जाए, अगर आपने लैंड देखा कहाँ पे सूटेबल रहेगा पार्ट। तो बोल रहा है एज एन एवोल्यूशन टेक्निक टू चूज बिटवीन ऑप्शंस बिल्डिंग्स कंपोनेंट्स। अब देखिए कंपोनेंट्स में ये हो सकता है, मान के चलिए, या अगर आप मेटेरियल की बात करेंगे या आप ये मान के चलिए कि कोई मशीनरी की बात भी करेंगे, तो आप देखोगे कि पर्टिकुलर जो भी कंपोनेंट्स हैं वो परचेज किए जाएँ या खुद बनाए जाएँ। वो किससे पता चल जाएगा आपको? लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के थ्रू पता चल जाएगा कि बेनिफिट किस में रहेगा, क्योंकि आपने क्या कर दिया, पूरी कॉस्ट को कवर किया जो कि ओवर द ईयर, या हम बोल सकते हैं ओवर उसकी यूज़फुल लाइफ है या इफेक्टिव लाइफ है, उसके थ्रू पूरी की पूरी कॉस्ट कवर हो रही है। तो आपको पहले से ही पता चल गया। तो उस केस में आप देखोगे कि कहाँ पे कॉस्ट कम आ रही है। दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट आपने मार्केट से मंगाया और एक आपने बनाया, बनाने की कॉस्ट कम आ रही है, और इसके अलावा आपने क्या कर दिया, आगे की कॉस्ट भी देख ली कि उस केस में उसको मेंटेन करने की क्या कॉस्ट लगेगी, और पहले वाले की भी देख ली जो आपने परचेज की है उसकी क्या कॉस्ट लगेगी। एस्टिमेट कर रहे हो सब में, याद रखना। तो उस केसेस में आपने क्या कर दिया, एवल्यूट कर दिया। इसी तरीके से मटेरियल्स को एवल्यूट कर सकते हो, फिनिशेज मतलब जो भी फिनिश गुड्स हैं उसको भी एवल्यूट कर सकते हो एज ए बेसिस फॉर प्रोडक्टिंग फ्यूचर रनिंग कॉस्ट। तो देखिए आपको पता है कि फ्यूचर की मेंटेनेंस की कॉस्ट क्या होगी या फ्यूचर की चलाने की कॉस्ट क्या होगी, वो भी आप एस्टिमेट कर सकते हो, क्योंकि पहले से आपने फ्यूचर कॉस्ट को कंसीडर कर दिया, एस्टिमेट कर दिया और उसके आज के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू कवर कर दी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि प्रिंटर का एग्जांपल बताया, प्रिंटर में क्या लगता है आपको बताया, पेपर लगता है, इंक लगता है। इसके अलावा आपको पता है कि कभी भी जब भी वो ख़राब होगा, ठीक है, तो आपको इसको मेंटेन कराना पड़ेगा। जो भी इसको सही करने आता है तो उसको आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। तो हर साल जनरली आपको क्या करना पड़ता है, कुछ ना कुछ चार्जेस देने पड़ सकते हैं। शुरू में तो क्या होता है, स्मूथली चलता है, आपको पता है, लेकिन 2-3 साल बाद क्या होता है, ज़्यादा यूज़ करने की वजह से और टाइम पासेस की वजह से उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू क्या जाती है, कम हो जाती है या गिसावट हो जाती है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ पार्ट्स क्या करते हैं, हमें रिप्लेस करवाना पड़ सकता है। तो फ्यूचर रनिंग कॉस्ट क्या लगेगी, वो पहले से अपडेट कर रहे हो। एज ए मैनेजमेंट टूल टू एंश्योर फैसिलिटी इज़ बीइंग यूज्ड इफेक्टिवली एंड वैल्यू फॉर मनी इज़ बीइंग मैक्सिमाइज्ड। तो ये बोल रहा है कि जो भी मैनेजमेंट टूल के पॉइंट ऑफ व्यू से पता चल गया कि जो भी मैनेजमेंट है वो इफेक्टिवली क्या कर रहा है, अपना मैनेजमेंट देख रहा है। ऊपर आपने देखा था इस वाले पार्ट में ऑब्जेक्टिव में, एंश्योर इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ एसेट्स ओवर इट्स होल लाइफ। तो उस केस में जनरली क्या है, जो भी आपको एसेट खरीदनी है उसके आगे अपने कॉस्ट पता कर ली, ये बोल रहा है। फिर आपने उस एसेट को खरीदने का डिसीजन ले लिया, एसेट को खरीदने का डिसीजन ले लिया तो एसेट्स को आप आराम से यूज़ कर रहे हो, इफेक्टिवली यूटिलाइज कर रहे हो। तो आपने शुरू में ही एंश्योर कर लिया कि यार कॉस्ट क्या हो रही है, कम लग रही है, तो इस एसेट्स को ही खरीद लेते हैं और वैल्यू फॉर मनी आपकी मैक्सिमाइज हो पाएगी। हम बोल सकते हैं कि कॉस्ट कम लगेगी, आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो पाएगा। तो मैनेजमेंट एक तरीके से डिसीजन मेकिंग क्या कर रहा है, आसान कर रहा है, किसके थ्रू, इसके थ्रू। एज ए बेसिस फॉर बजटिंग फॉर फ्यूचर एक्सपेंडिचर, वही फ्यूचर एक्सपेंडिचर कितने होंगे वो भी पता चल जाता है, क्योंकि आपने क्या कर दिया, फ्यूचर कॉस्ट को पहले से ही कवर कर लिया। तो आपको पता है कि जो भी आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे, जो भी आपकी मशीन आप खरीदोगे आज, उससे रिलेटेड फ्यूचर में जो भी रनिंग कॉस्ट लगेगी, मेंटेनेंस कॉस्ट लगेगी, जो भी इंटरेस्ट का पार्ट होगा, क्योंकि आपको पता है मशीन खरीदोगे तो आपको फाइनेंस करना पड़ेगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं आपके पास लिक्विड हो, कितना डेप्रिशिएशन लगेगा, फाइनेंस पे कितना इंटरेस्ट लगेगा, वो सारा पार्ट आपने पहले से ही कवर कर लिया। रिपेयर एंड मेंटेनेंस कितना लगेगा वो पहले से ही आपने सोच लिया और उसके लिए आपने क्या बना लिया, बजट बना लिया। एज ए मीन फॉर कंसिडरिंग टोटल कॉस्ट रादर देन जस्ट कैपिटल कॉस्ट टू गाइड प्रोजेक्ट डिसीजन। अगर आप कैपिटल कॉस्ट का पार्ट सिर्फ लेते हो, यानी इनिशियल कॉस्ट लेते हो, तो वो तो एक तरीके से कैपिटल बजटिंग डिसीजन या इन्वेस्टमेंट डिसीजन के पार्ट में आ जाएगा। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, हमने आगे आने वाली फ्यूचर कॉस्ट के एलिमेंट को डिस्काउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिया, तो गलत हो गया। जबकि हमें क्या लेना था, टोटल कॉस्ट को लेना था। तो यहाँ पे क्या बोलता है, टोटल कॉस्ट को ही लेता है, जो कि एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होगा, इफेक्टिव भी होगा और बेनिफिट भी करेगा। अब आपको देखिए एलसीसी के बेनिफिट दे दिए, पर मेरे हिसाब से मैंने एडवांटेज भी कवर कर रखे हैं। ये मुझे कहीं से मिल गए थे इसलिए मैंने कवर कर लिए, तो ये भी देख लीजिए। कह रहा है हेल्प टू लूजन द ट्रेडिशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस दैट इज़ बेस्ड ऑन कैपिटल कॉस्ट। ये देखिए वही बोल रहा है जो मैंने बताया था कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है या कैपिटल बजटिंग का जो भी डिसीजन होता है, तो वो एक तरीके से आप क्या करते हो, उसका यूज़ नहीं करते, आप इसका यूज़ करने लग जाते हो, क्योंकि आपको पता है कि एक मॉडर्न तरीका आ गया। मस्ट रिकग्नाइज दैट डिसीजन टुडे अफेक्ट टुमारोज रनिंग कॉस्ट। तो ये बोल रहा है कि ये फ्यूचर की जो रनिंग कॉस्ट है उसको भी कंसीडर कर रहा है, इसलिए एलसीसी बेटर है।
फिर आपको बोल दिया LCC प्रमोट्स स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन विथ कंटिन्यूस लर्निंग एंड मॉनिटरिंग। देखिए आप कोई सी भी कॉस्टिंग देख लीजिए, जब भी आप क्या करते हो स्टैंडर्ड कोई भी बनाते हो या आप LCC में अगर आप फ्यूचर कॉस्ट पहले से ही सेट कर रहे हो और आपको पता है कि आज की कॉस्ट क्या है, वो तो आपने देख ली इनिशियल, पर साथ में आप फ्यूचर कॉस्ट को भी देख रहे हो तो आपको उसको मॉनिटर भी करना पड़ेगा। आप देख रहे हो कि आप कितना डेविएट हो गए, आपने देखा कि यार फ्यूचर कॉस्ट आपने सोची, लेकिन आप जब रियल में खरीद के मशीन को यूज़ कर रहे हो तो उससे बहुत ज़्यादा डेविएशन हो गया। तो आपने जो आज बनाया था कि यार फ्यूचर कॉस्ट मिला के और इनिशियल कॉस्ट मिला के टोटल कॉस्ट लगेगी 10 लाख, लेकिन बाद में यूज़फुल लाइफ को देखने पे पता चला और एक्चुअल में जैसे उसकी यूज़फुल लाइफ ख़त्म हुई, ये मान के चलो, तो पता चला 12 लाख लग गए, 15 लाख लग गए। तो वो क्यों लगे? क्योंकि आपने एस्टिमेटेड ढंग से नहीं किया था। तो एक तरीके से लर्न कर रहे हो आप कंटिन्यूस और मॉनिटर कर रहे हो, तो अगर बीच में कुछ भी क्या हो गया, एक्शन गड़बड़ हो गया, तो उसको आप सही कर सकते हो, रेमेडियल एक्शन ले सकते हो। सी हेल्प टू बिल्ड अप हिस्टोरिकल डेटा दैट सर्व एज द बेस टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल कॉस्ट रिडक्शन जोन्स। देखिए ये तो वही पार्ट आ गया, मैं बोल सकता हूँ कि अगर टोटल कॉस्ट आपको पहले से ही पता चल जाएगी तो एक तरीके से आपने हिस्टोरिकल कॉस्ट का डेटा पहले से ही क्रिएट कर लिया, चाहे वो एस्टिमेटेड है, लेकिन आपको पता है कि इनिशियल कॉस्ट तो पहले से ही पता है और फ्यूचर कॉस्ट को भी जोड़ दिया, तो आपने हिस्टोरिकल डेटा को पहले से ही एक तरीके से क्रिएट कर दिया, जिससे आगे जब भी क्या होगा आपको एक्चुअल रिजल्ट पता चलेगा। तो आगे आने वाले सालों में जब भी आप वापस कभी मशीनरी परचेज करोगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पे हमने गलती की थी, तो आपको पहले से एक बेस मिल जाएगा टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल कॉस्ट रिडक्शन जोन, कि कहाँ कहाँ हम अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, वो आपको पहले से ही पता चल जाएगा। सेवंथ क्या बोल दिया? अरे ये तो स्टेप है, अब मैं सेवंथ बोल रहा हूँ। देखिए यहाँ पे 7 स्टेप दे रखे हैं आपको लाइफ साइकिल कॉस्टिंग से रिलेटेड। एस्टेब्लिश ऑब्जेक्टिव, चूज ए मेथड, फॉर्मुलेट अजम्पशंस, आइडेंटिफाई द कॉस्ट एंड रैंक अल्टरनेटिव, कंपेयर कॉस्ट एंड द रैंक द अल्टरनेटिव। तो आपने जो ये बोल रहा है कि कॉस्ट और रैंक अल्टरनेटिव को आइडेंटिफाई किया, उसको कंपेयर करना है, परफॉर्म ए सेंसिटिविटी एनालिसिस, और 7वां दे रखा है इन्वेस्टिगेट कैपिटल कॉस्ट कॉन्स्टेंट। अब देखिए ये सारा पार्ट आपको डिटेल में कवर कर रखा है नीचे, तो आप चाहे तो पर्टिकुलर एग्जाम में सिर्फ यही पॉइंट पढ़ के जाना, लेकिन जब तक आपको डिटेल नहीं पता होगी आपको इतना आइडिया नहीं होगा कि यार इसका मतलब क्या है। तो एक एक करके डिटेल पढ़ लेते हैं। सबसे पहला क्या आपका, एस्टेब्लिश द ऑब्जेक्टिव। देखिए सबसे पहला पार्ट क्या बोल दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज टू डिफाइन व्हाट द प्रोजेक्ट इंटेंड टू अचीव, कि जो भी प्रोजेक्ट आपने सोचा है वो क्या अचीव करना चाहता है, यानी ऑब्जेक्टिव्स क्या है। अब ऑब्जेक्टिव बोल रहा है कैन बी एनी ऑब्जेक्टिव, रेंज फ्रॉम मटेरियल सिलेक्शन, कमीशन ऑफ न्यू सिस्टम एटसेट्रा। जैसे अगर मैंने कोई मशीन की बात करी तो मैं बोल रहा हूँ कि वो मशीन के थ्रू मेटेरियल कितना प्रोड्यूस हो सकता है, तो आपके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं, उसमें से आप क्या कर रहे हो, बेस्ट अल्टरनेटिव चुनने की करोगे। तो इसलिए पहले से आप ऑब्जेक्टिव एक क्राइटेरिया सेट कर रहे हो कि हमें मशीन से रिलेटेड हमें कौन सी मशीन चाहिए जिसके थ्रू वो मेटेरियल प्रोड्यूस हो सकता है। तो आपको पहले से ही पता है कि आपको किस टाइप का मेटेरियल प्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए कौन सी मशीन चाहिए, तो आपने पहले से ही ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए। व्हाट द प्रोडक्ट इंटेंड टू अचीव, प्रोडक्ट क्या अचीव करना चाहता है, कितना मेटेरियल प्रोड्यूस करना चाहता है, तो ये बोल दिया रेंज फ्रॉम मेटेरियल सिलेक्शन, कमीशन ऑफ न्यू सिस्टम, तो न्यू सिस्टम से रिलेटेड क्या कमीशन होगा, कितना पे करेंगे, वो सारा पार्ट पहले से आपको सेट करना है। तो ऑब्जेक्टिव मस्ट बी क्लियर, अनएम्बिगस एंड अनबायस्ड, ये होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्लियर होने चाहिए, क्लियरली एक्सप्लेन होने चाहिए, जिसको भी हमने क्या कर रहे हैं इंटरप्रेट किया है सामने वाले को पता रहना चाहिए। ये नहीं कि वो एक ही पर्टिकुलर पार्ट को 2 अलग अलग चीज़ों में ले रहा है, यानी हम बोल सकते हैं कि एक ही पर्टिकुलर चीज़ को 2 अर्थों में ले रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि एक ही पर्टिकुलर पार्ट को इंटरप्रेट करना होना चाहिए, और जो स्टेटमेंट है वो एक्सप्रेस होना चाहिए, यानी सामने वाले को आराम से समझ में आना चाहिए। एंड अनबायस का मतलब क्या, पार्शियल नहीं होना चाहिए, कि ऑब्जेक्टिव जो किसी पर्टिकुलर हम बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो या पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को बेनिफिट दे रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन नहीं सॉरी, किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को ही बेनिफिट दे रहे हो, ऐसा नहीं, वो सारे डिपार्टमेंट या सारे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होना चाहिए। शुड नॉट मेक प्रायर जजमेंट विद इन द ऑब्जेक्टिव, तो ये बोल रहा है कि जब भी ऑब्जेक्टिव हुए तो ये नहीं कि जो कंपनी के अंदर के एम्प्लॉयज़ बोल रहे हैं या हम बोल सकते हैं कि मैनेजर्स हो गए तो पहले से क्या कर रहे हैं, प्रायर जजमेंट दे रहे हैं, प्री जजमेंट दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। जैसे ही ऑब्जेक्टिव पूरे होंगे तब जाके बाद में क्या करेंगे, वो ये बताएंगे कि हाँ इस तरीके से अप्रोच थी, आपने सही फॉलो नहीं करी। ये नहीं कि आप पहले से ही प्रायर जजमेंट दे रहे हो, जैसे ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करें उसके बाद वो बता दें। अब देखिए स्टेप 2 में क्या बोल रखा है, चूज ए मेथड, नेक्स्ट इज टू डिटरमिन द रेंज ऑफ फिजिबल अल्टरनेटिव टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। तो नेक्स्ट क्या है, देखिए जब भी आप कोई प्रोडक्ट चुन रहे हो तो आपको पता है कि उसके लिए एक से ज़्यादा प्रोडक्ट होंगे, तभी तो उसमें से बेस्ट प्रोडक्ट चुनने की कोशिश करोगे। या आपको पता है कि कोई भी आपको प्लांट एंड मशीनरी परचेज करनी है, मशीनरीज परचेज करनी है, तो आप बहुत सारी मशीन में से बेस्ट मशीन चुनने की करोगे। तो ये बोला नेक्स्ट इज टू डिटरमिन द रेंज ऑफ फिजिबल अल्टरनेटिव्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव।
फिजिबल मतलब क्या हो गया, जो पाने लायक होने चाहिए अल्टरनेटिव। ये नहीं कि आपको पता है कि आपका बजट कितना है 10 लाख का और आप इन्हें 15 लाख से रिलेटेड सोच रहे हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर ये है आपका पार्ट, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा 5 लाख अरेंज करने पड़ेंगे। पर आपका बजट ही कितने का है, 10 लाख का। तो आपके जो फिजिबल अल्टरनेटिव है उनकी ही रेंज आपको सेलेक्ट करनी है और उसके थ्रू आपको बेस्ट ऑप्शन चुनना पड़ेगा। ऑल रियलिस्टिक अल्टरनेटिव शुड बी कंसिडर टू असिस्ट डिसीजन मेकिंग। तो आपको सारे रियलिस्टिक अल्टरनेटिव चुनने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये नॉर्मल पार्ट था। अब देखिए याद रखना कि यहाँ पे बोल दिया शुड नॉट मेक प्रायर जजमेंट विद इन द ऑब्जेक्टिव। तो जो भी ऑब्जेक्टिव बनाए हैं उसके अंदर जो भी वर्कर मैनेजर जो भी बोल रहे हैं वो पहले से ही कोई जजमेंट पास नहीं करें, या पहले से ही कोई ये ना सोचे कि ये ऑब्जेक्टिव वो सही नहीं है, ऐसा नहीं है। इसी तरीके से जो मेथड चूज़ करें वो रियलिस्टिक होने चाहिए। इस तरीके से छोटे छोटे पॉइंट है वो देख लेना। फिर आपको दे रखा है फॉर्मुलेट अजम्पशन। इसमें क्या बोल दिया, आपको बताया कि फ्यूचर कॉस्ट एक एस्टिमेट के बेसिस पे। तो उस केस में आपको बताया कि फ्यूचर कॉस्ट क्या है, अनसर्टेन है, हमें ये नहीं पता कि फ्यूचर कॉस्ट क्या हो सकती है, लेकिन हम उसको क्या कर सकते हैं, एक प्रॉपर तरीके से, एक साइंटिफिक तरीके से उसको क्या कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं। तो LCC डील्स विद फ्यूचर कॉस्ट एंड एक्सपेंडिचर, हैंस देयर इज अनसर्टेनिटी। Assumption will have to be made to proceed with the analysis. Hence, all assumptions made must be clearly and explicitly stated. तो सबको पता रहना चाहिए, जो पर्टिकुलर डिसीजन मेकिंग में पार्ट ले रहे हैं उन सबको assumption पता होनी चाहिए। Estimate should not be used if factual data is available. Always use factual data. अगर आपके पास फैक्ट पड़े हैं डेटा से रिलेटेड तो आपको एस्टिमेट यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। एस्टिमेट कब यूज़ करोगे, जब फैक्चुअल डेटा आपके पास अवेलेबल नहीं हो। अजम्पशन में बी कंसिडरेशन फॉर प्राइस एस्केलेशन इन लेबर एनर्जी मेटल कॉस्ट। अब देखिए अजम्पशन क्या बोलेंगे कि आपको पता है कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी हमें पता है कि महंगी होती रहती है, हमें पता है कि पेट्रोल के चार्जेस क्या होते हैं, बढ़ते रहते हैं, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते रहते हैं, ऑयल के प्राइसेस बढ़ते रहते हैं, आपको पता रहता है। जनरली क्या होता है, कम नहीं होते। अगर कम भी होते हैं ना तो गवर्नमेंट फिर भी कम नहीं करती है। गवर्नमेंट क्या करती है, उस पर टैक्सेस उस हिसाब से लेती है। तो आपको पता है कि आपके जो भी चार्जेस होंगे वो बढ़ते जाएंगे। तो अगर आपको पता है कि फ्यूचर कॉस्टेज बढ़ेगी तो उस केस में आप पहले से ही 10% डिसाइड कर दोगे, क्योंकि आपको फैक्ट पता है, पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे फैक्ट पता है कि अराउंड आपके हर साल की 10% क्या बढ़ती है, कॉस्ट बढ़ती है। तो उस बेसिस पे आप अजम्पशन ले लोगे कि जो भी फ्यूचर कॉस्ट है वो 10% बढ़ेगी। उसके हिसाब से आज की प्रेजेंट वैल्यू आप तय कर लोगे। ठीक है, तो साथ में आप इन्फ्लेशन का पार्ट भी कवर कर लोगे, ये बोल रहा है। फोर्थ बोल रहा है आइडेंटिफाई द कॉस्ट एंड द लाइफ साइकिल। अब आप कॉस्ट आइडेंटिफाई करो कि कौन कौन सी आपकी लग सकती है। जैसे मैंने कार परचेज की तो मुझे पता है कि आगे आने वाली कॉस्ट क्या लग सकती है, मुझे पता है कि उसका मेंटेनेंस करवाना पड़ेगा, कभी एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, और इंश्योरेंस अगर मान के चलो कि करवाया भी हुआ है तो आपको पता है कि ज़रूरी नहीं कि सारी की सारी वैल्यू एक्सेप्ट होती है, तो कुछ ना कुछ मुझे चार्जेस देने पड़ेंगे। तो आपने पहले से ही सोच लिया कि आपके क्या क्या चार्जेस लगेंगे, ऑयल या पेट्रोल के आपके कितने लगेंगे, अगर आपको सर्विस करवाना है तो कितने लगेंगे। तो रिपेयर, मेंटेनेंस, ऑयल, सर्विस जो भी है आपने पहले से डिसाइड कर दी। तो वैसे ये बोल रहा है कि बिज़नेस में भी क्या होता है, जो भी मशीनरी खरीदते हैं या जो भी प्रोडक्ट सोचते हैं उसकी पहले से ही हम कॉस्ट आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और उसकी लाइफ साइकिल कि मतलब वो कितने साल यूज़ होगी, 5 साल, 10 साल, 15 साल। विद इन एवरी अल्टरनेटिव द लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोजेक्ट, इंडिविजुअल कंपोनेंट एटसेट्रा मस्ट बी कंसिडर्ड। ऑल कॉस्ट मस्ट बी कंसिडर्ड फॉर एवरी स्टेज थ्रू आउट द एंटायर प्रोडक्ट पीरियड। दिस इज़ नॉट ईजी टू अचीव एंड मे नीड मैनी अजम्पशंस। तो उस केस में आपको अजम्पशन तो लेनी पड़ेगी कि फ्यूचर कॉस्ट क्या होगी। ठीक, अब आपको बोल दिया फिफ्थ स्टेज में कंपेयर कॉस्ट एंड रैंक द अल्टरनेटिव। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, आपको कॉस्ट को कंपेयर करना है, फिर अल्टरनेटिव को रैंक दे देनी है। देखिए आपने बहुत सारे अल्टरनेटिव चुने, आपको पता है कि अलग अलग मशीनरी है। अब आपकी जो कैपिटल रेशनिंग का पार्ट आ रहा है वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। देखिए कैपिटल रेशनिंग का मतलब क्या है, आप एक से ज़्यादा मशीन चुन सकते हो। आपको पता है कि ये नहीं कि आपको सिर्फ एक ही मशीन चुननी है। अगर 1, 2 और 3 ये 3 मशीन है, अगर उसमें से एक चुननी है बेस्ट, तो आप कौन सी चुनोगे जिसमें जनरली आपको लग रहा है कि कॉस्ट कम आ रही है। जैसे इसमें कॉस्ट आ रही है तो इसको चुनोगे कम, इसको चुनोगे पहले, ठीक है। फिर आपको पता है कि इसकी कम कॉस्ट आ रही है, इसके बाद सेकंड रैंक इसकी है तो इसको चुनोगे। लेकिन आपको पता है कि तीनों में से एक ही चुनना है तो आप सेकंड ही चुनोगे। लेकिन जब भी आप कैपिटल रेशनिंग का पार्ट ले रहे हो और आपको पता है कि आपके पास 10 लाख है और 10 लाख ही आप पूरा यूज़ करना चाहते हो, और इसके जो आपके लग रहे हैं वो जनरली जो कॉस्ट लग रही है वो कितनी लग रही है, 4 लाख की लग रही है, और इसकी कॉस्ट कितनी लग रही है, फर्स्ट मशीन की 6 लाख लग रही है, और थर्ड मशीन की कितनी लग रही है आपकी, ये मान के चलो 8 लाख लग रही है। तो आपने जो रैंक दी वो किसको दी, इसको दी। पहले इसको चुन लिया, फिर इसको चुन लिया, तो आपने 2 मशीन परचेज कर ली। तो वो आपके ऊपर है, आपने जनरली अल्टरनेटिव दे दिया और आपने अपने किसके बेसिस पे, बिजनेस डिसीजन के बेसिस पे जो भी मशीनरीज है वो परचेज कर ली। यहाँ पे बोल दिया कंपेयर कॉस्ट एंड रैंक द अल्टरनेटिव। वेरियस टेक्निक्स आर अवेलेबल टू रैंक द अल्टरनेटिव सच एज NPV। देखिए नेट प्रेजेंट वैल्यू आपको पता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, उसके थ्रू सेविंग, इन्वेस्टमेंट रेशंस,
ये बोल दिया, जैसे मैंने आपको बताया कि क्या इन्वेस्टमेंट करना है, कितनी आपकी सेविंग होगी, उसके बेसिस पे आप कितना एक्सपेंड कर सकते हो। आपको पता है कि आपके पास 50 लाख पड़े हैं, लेकिन उसमें से आप 40 लाख ही एक्सपेंड कर सकते हो। तो 40 लाख को किस किस मशीन पे यूज़ करोगे, तो आपको रैंक दे देनी है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जहाँ पे आपको पता है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो किसके बराबर होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो के बराबर होता है। इसी तरीके से एक और कोई दे रखा है एनुअल इक्विवेलेंट वैल्यू, ये सारे होते हैं, इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फिर आपका आ गया स्टेप 6 में सेंसिटिविटी एनालिसिस। देखिए आपने कॉस्ट को कंपेयर किया और अल्टरनेटिव किया रैंक को। तो देखिए जैसे आपने अल्टरनेटिव जो भी सेलेक्ट कर लिया, उनको रैंक दे दी, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, सेंसिटिविटी एनालिसिस का पार्ट कर रहे हो। तो ये बोलना चाहता है कि उस केस में आप क्या करोगे, कॉस्ट फैक्टर डिटरमिन करोगे। जैसे आपको पता है कि कॉस्ट से रिलेटेड आपके कौन कौन से फैक्टर हैं। ठीक, अब कॉस्ट फैक्टर क्या हो सकते हैं, आप सोचिए। देखिए इसमें आ सकता है आपकी मार्केट की कंडीशंस। अब मार्केट की कंडीशंस क्या होगी, लीगल फैक्टर क्या होंगे, उसके थ्रू हम क्या बोल सकते हैं, आपकी कॉस्ट बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। तो आपको वो डोमिनेंट कॉस्ट फैक्टर असर्टन करने पड़ेंगे, थोड़ा सा एस्टिमेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसी की वजह से क्या होती है, सेंसिटिविटी होती है। हम बोल सकते हैं, देखिए सेंसिटिविटी का मतलब क्या है, फ्लक्चुएशन का पार्ट हल्का हो सकता है आपका। या आप ये बोल सकते हो कि अगर आप मार्केट कंडीशंस देखोगे और आपको पता चल रहा है कि लेबर की प्राइसेस 10% बढ़ जाएगी, या जो ऑयल की प्राइसेस है वो 5% बढ़ जाएगी, उसके थ्रू आपकी कॉस्ट में भी चेंज हो सकता है, तो सेंसिटिविटी तो आएगी। तो कॉस्ट फैक्टर के थ्रू कॉस्ट में चेंज हो सकता है, तो आपको वो भी देखना पड़ेगा, और उसके बेसिस पे आपको फ्यूचर कॉस्ट डिसाइड करनी पड़ेगी कि कितने % बढ़ेगी। जैसे मैंने आपको इन्फ्लेशन बोला था, तो ये बोल रहा है कि स्टेप 5 से रिलेटेड सूटेबल ऑल्टरनेटिव को चुनने के बाद टेस्ट द सेंसिटिविटी ऑफ द एनालिसिस टू सर्टेन डोमिनेंट कॉस्ट फैक्टर्स एंड अजम्पशंस। उनके बेसिस पे, जैसे आपने ऊपर अजम्पशंस लिए थे कि ऑयल की प्राइस बढ़ जाएगी सारा पार्ट, तो वही कॉस्ट फैक्टर दे रखा है मार्केट कंडीशन। तो मार्केट कंडीशन को आपको चेक करना पड़ेगा और उसके बेसिस पे आपको क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट को अप्लाई करना पड़ेगा। दिस विल प्रोवाइड ए क्लियर पिक्चर टू द डिसीजन मेकर। डिसीजन मेकर को एक तरीके से क्या करेगा, ये क्लियर पिक्चर देगा। 7th में आपको बोल दिया इन्वेस्टिगेट कैपिटल कॉस्ट कॉन्स्टेंट। अब कॉन्स्टेंट क्या होता है ये भी आपको पता है। देखिए कॉन्स्टेंट मतलब होता है लिमिटिंग फैक्टर, जो कि एक तरीके से आपको रोक रहे हैं कि आपको इतना ही इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि आपके पास फंड ही उतने अवेलेबल है, सीधी सी बात। और कैपिटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो याद रखना, ये बोल रहा है द इनिशियल कॉस्ट ऑफ ऑल अल्टरनेटिव शुड बी एग्रीगेटेड टू एंश्योर दे डू नॉट एक्सीड द टोटल फंडिंग अवेलेबल। अब मान के चल लीजिए कि मैंने आपको बताया कि अल्टरनेटिव्स हमने चुने, या तो हम क्या कर रहे हैं, कैपिटल रेशनिंग की अप्रोच बता रहे हैं। मैंने बताया कि कैपिटल रेशनिंग का आपने मेथड देखा या इन्वेस्टमेंट रेशनिंग का मेथड देखा, और आपके पास कितने थे, 10 लाख थे, और आपने सेकंड नंबर की और फर्स्ट नंबर की मशीन चुन ली और थर्ड मशीन नहीं चुनी। ठीक है, तो आपको मैंने क्या बताया कि आपके पास कितने हैं, 10 लाख रुपीज़ हैं, और आप उसके बेसिस पर सिर्फ इनिशियल कॉस्ट को देख रहे हो। वो तो क्या है कि आपको पता है कि फ्यूचर से रिलेटेड कॉस्ट है, तो आपको फ्यूचर में फ़ंड अवेलेबल हो ही जाएंगे, पर आपको फ्यूचर से रिलेटेड जो फंड अवेलेबल होंगे वो भी पहले देखने पड़ेंगे, वो तो बात अलग है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, शुरू में सबसे पहले जो इनिशियल कॉस्ट है, जितने भी अल्टरनेटिव्स हैं उनका टोटल करो, और ये देखिए कि जो भी आपके पास फंड अवेलेबल है उससे वो ज़्यादा नहीं हो रही हो। अगर उससे ज़्यादा हो रही होगी तो आपको एक्सेप्ट करना ही नहीं है। इफ़ एक्सीड देन सर्टेन ट्रेड ऑफ शुड बी एक्सप्लोर्ड सो दैट द लोवेस्ट लाइफ साइकिल कॉस्ट इज अचीव्ड विद इन द फंडिंग लिमिट सेट। तो सर्टेन ट्रेड ऑफ मतलब क्या होता है कि ज़रूरी नहीं कि आप जो ये फर्स्ट मशीन है ये चुनो, आप कोई और अल्टरनेटिव देख सकते हो, और आपको लग रहा है कि यार कोई फोर्थ मशीन आपको मिल रही है जो कम कॉस्ट में मिल रही है, तो आप उसको चुन सकते हो। तो आपको अपने हिसाब से प्रोजेक्ट का डिसीजन चुनना है, और अपने फंड के अकॉर्डिंग जो भी आपने फंडिंग लिमिट सेट करी है उसके हिसाब से आपको ट्रेड ऑफ करना है, और उसके बेसिस पे आपको मशीनरीज को सेलेक्ट करना है। ठीक, तो यही पार्ट बोल दिया। अब एडवांटेज क्या है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है, वही लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को एनकरेज करता है। एलसीसी एनकरेज फॉरवर्ड प्लानिंग एंड कंसिडरेशन ऑफ फ्यूचर कॉस्ट, कि फ्यूचर कॉस्ट से रिलेटेड क्या कंसिडरेशन होंगे जो हम आज ही डिसाइड कर रहे हैं, और हमें पता चल जाएगा पहले से कि फ्यूचर कॉस्ट क्या होगी, तो आराम से हम जो भी डेविएशन होगा उसको आगे पता कर सकते हैं और उसको मैनेज कर सकते हैं। दिस विल असिस्ट इन फॉर्मिंग ए फुली एक्यूरेट कॉस्ट फॉर द एंटायर प्रोजेक्ट इंस्टीड ऑफ वन पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ इट। इसका मतलब आप सिर्फ इनिशियल इन्वेस्टमेंट के पार्ट को नहीं कवर कर रहे, आप आगे आने वाली सारी कॉस्ट को कवर कर रहे हैं, तो एक तरीके से आप एक्यूरेटली कॉस्ट को फॉर्म कर सकते हो या कैलकुलेट कर सकते हो। फिर सेकंड क्या बोल दिया, सपोर्ट्स डाउन स्ट्रीम स्ट्रेटेजिक बजटिंग। आपको पता है कि एक मिनट, हाँ अब देखिए कि जनरली हम बोल सकते हैं कि देखिए एक तो अप स्ट्रीम स्ट्रेटेजिक आती है बजटिंग, और एक डाउन स्ट्रीम स्ट्रेटेजिक बजटिंग आ सकती है। तो जनरली हम डाउन स्ट्रीम स्ट्रेटेजिक बजटिंग का मतलब क्या समझते हैं
कि जनरली आपने लॉन्ग टर्म पार्ट को तो कवर कर लिया ऊपर, लेकिन साथ साथ आपको शॉर्ट टर्म्स मार्केट को भी कवर करना पड़ेगा या शॉर्ट टर्म प्लानिंग को भी देखना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म सेल्स, इनसे रिलेटेड अप्रोच को भी देखना पड़ेगा, तो शॉर्ट टर्म बजट को भी आपको देखना है। वैसे जनरली हम मार्केटिंग में अप्रोच बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे ये बजटिंग से रिलेटेड बोल दिया तो इसलिए मैंने बता दिया। एलसीसी विल प्रोवाइड हाई क्वालिटी अर्ली एस्टिमेट दैट कैन बी यूज टू प्रिपेयर बजट। तो आप क्या कर सकते हो, हर साल जनरली शॉर्ट टर्म के लिए बजट क्रिएट कर सकते हो। दिस इज़ नोन एज स्ट्रेटेजिक बजटिंग। दिस इज़ डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट बट वेरी यूजफुल इफ़ इट इज़ डन प्रॉपरली। तो ये बोल रहा है कि डिफ़िकल्ट है इम्प्लीमेंट करना, लेकिन अगर ये ढंग से यूज़ किया जाए तो यानी प्रॉपरली अगर ये किया जाए तो उस केस में ये यूज़फुल हो सकता है। इस तरीके से बोल दिया। तो आप ऊपर देख सकते हो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग भी बोल दी, एक तरीके से अप स्ट्रीम ही हो गई, और ये जनरली कौन सी हो गई, डाउन स्ट्रीम हो गई, जो कि नॉर्मली शॉर्ट टर्म के लिए आपको बजट प्रिपेयर करना है उसके लिए पार्ट आ गया। फिर आपको दे दिया थर्ड, इन्फ्लुएंस द ओवरऑल कॉस्ट वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। कंस्ट्रक्शन नो लॉन्गर बिकम ए कॉस्ट विंडो, it is part of the many windows, hence decision on high cost can be made taking into account the subsequent low running cost। देखिए अगर ये बोल रहा है कि कंस्ट्रक्शन नो लॉन्गर बिकम ए कॉस्ट विंडो, अगर कंस्ट्रक्शन का पार्ट है तो ज़रूरी नहीं कि आपका बहुत ज़्यादा कॉस्ट इंकर होगी, ऐसा सोच रहे हो आप, क्योंकि आपने फ्यूचर कॉस्ट को पहले ही डिटरमिन कर लिया, तो कॉस्ट को पता करना आसान हो गया किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड। देखिए एक पुल है, ठीक है, एक यानी ब्रिज है, हिंदी में पुल बोलते हैं ना, तो वो बहुत साल पहले का बना हुआ है, अराउंड 100 ईयर्स पहले का बना हुआ है। अब गवर्नमेंट को पता है कि अगर इसको रिपेयर कराएंगे तो रिपेयर पे ही बहुत ज़्यादा चार्जेस लग जाएगा, क्योंकि बहुत पुराना हो गया, तो रिपेयर पे ही इसके कितने लग जाएंगे, अराउंड मान के चलो कि 50 करोड़ लग जाएंगे रिपेयर पे। लेकिन अगर आप नया ब्रिज पूरा तोड़ के पूरा का पूरा नया बनाते हो तो कितना लगेंगे, आपको पता है 40 करोड़ लगते हैं। तो आपको रिपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है, और आपको क्या करना है, वो सारे के सारे जो भी पार्ट्स हैं उनको रिप्लेस करके नया लगा देना है, क्योंकि जो पार्ट्स रिप्लेस करोगे ब्रिज को उनको बेच भी सकते हो, उससे आपका फ़ायदा भी होगा, और आपको पता है कि 40 करोड़ ही आपके लगेंगे। तो गवर्नमेंट क्या सोचेगी, रिपेयर कराने की जगह इससे अच्छा तो क्या करते हैं, बना ही देते हैं, यानी रिप्लेस करके नया ब्रिज बना देते हैं। तो ये बोला इट इज़ पार्ट ऑफ द मैनी विंडो, हैंस डिसीजन ऑन हाई कॉस्ट कैन बी मेड टेकिंग इनटू अकाउंट द सब्सिक्वेंट लो रनिंग कॉस्ट। इसी तरीके से बोल दिया कि शुरू में आपने हाई कॉस्ट पे कोई मशीन परचेज करी, लेकिन आपको पता है कि आगे उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट लो है, तो उस केस में क्या करोगे, आप उसको ही प्रेफर करोगे। कई क्या करते हैं, कार खरीदते हैं तो वो क्या देखते हैं, चाहे वो हाई कॉस्ट की यानी ज़्यादा महंगी है, लेकिन उसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है आगे की वो कम है, तो उसको खरीदने का करते हैं। कुछ मशीनरीज होती है, जैसे मैंने प्रिंटर खरीदा तो मुझे पता है कि मैंने कलर प्रिंटर नहीं खरीदा, मैंने कौन सा खरीदा, लेजर प्रिंटर खरीदा हुआ है। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अगर कलर प्रिंटर खरीदूंगा तो मेरा इतना यूज़ नहीं आता, उस केस में क्या होगा, इंक उसके सूखने का पार्ट रहेगा, ठीक है। और मुझे पता है कि कलर प्रिंटर मेरे यूज़ नहीं होता, ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर यूज़ आता है मेरे, ब्लैक एंड वाइट बोल रहा हूँ, मोनोक्रोम बोलते हैं जिसको, ब्लैक जैसे प्रिंटिंग निकालता है, तो मुझे वही काम में आता है, तो मैं वो यूज़ करता हूँ, और उसकी कॉस्ट भी क्या आती है, मेरी कम आती है, तो मैंने कॉस्टली ख़रीदा, लेकिन मुझे पता है कि जो पर पेज की कॉस्ट है वो कम आएगी, जो कि मेरा जो कलर प्रिंटर देता है वो ज़्यादा कॉस्ट देता। तो आपको डिसीजन मेकिंग खुद ही लेनी है, तो आपको फ्यूचर के बारे में भी सोचना पड़ता है, और इसी बेसिस पे आप आगे क्या करते हो, कंसीडर करते हो। आप एक मोबाइल खरीदते हो तो नई कंपनी का नहीं खरीदते, क्योंकि आपको क्या लगता है कि फ्यूचर से रिलेटेड उसके टूटने का ज़्यादा खतरा है, तो उस केस में सर्विस सेंटर नहीं मिलेंगे, कैसे बनाऊंगा। लेकिन आपका जो भरोसा रहता है वो किस पे रहता है, जो रिनोन कंपनी रहती है, जो अच्छी कंपनी होती है, जैसे सैमसंग हो गई, या आजकल चाइनीज़ कंपनीज हो गई बहुत सारी, वो भी जनरली क्या करती है, कस्टमर या सर्विस सेंटर बहुत सारे बना के बैठी है, तो आपकी रिलायबिलिटी रहती है और आप उन्हीं को परचेज करते हो। LCC allows various phases to be put into perspective and highlights area where input is required। देखिए मैंने जैसे आपको बोला कि मशीन परचेज़ की, फिर इंस्टॉल की, फिर उसके बाद क्या करा, उसका ऑपरेशन का पार्ट यानी ऑपरेटिंग कॉस्ट देखी, फिर उसको मेंटेन का पार्ट देखा, इसके अलावा फाइनेंसिंग पार्ट देखा, तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग फेजेस आ सकते हैं। तो उस केसेस में आपको पता चल जाएगा कि पर्टिकुलर फेजेस पे किस पे ज़्यादा कॉस्ट लग रही है, तो आप उस मशीन को ख़रीदने की नहीं करोगे, या आप ये चाहोगे कि उस मशीन पे कॉस्ट कम लगे, तो उस फेज को आप एलिमिनेट करने की कोशिश कर सकते हो किसी और अप्रोच के थ्रू। तो ये बोल रहा है कि ये एरिया हाईलाइट करेगा कि कहाँ पे आपको इनपुट की ज़रूरत है, कौन कौन से फेजेस आपको चुनने हैं। इन्फ्लुएंसेस अर्ली स्टेज डिसीजन मेकिंग, LCC विल अफेक्ट अर्ली स्टेज डिसीजन, क्योंकि आपको पता है कि आप डिज़ाइन स्टेज पे ही सोच लेते हो कि आपकी फ्यूचर कॉस्ट क्या लगेगी, मतलब इनिशियली आप इनिशियल कॉस्ट खरीदते समय यानी मशीन को ख़रीदते समय आप सोच लेते हो कि आगे फ्यूचर कॉस्ट क्या लगेगी, तो उस केस में आप पहले से ही सोच लिया, तो आपको पता चल गया कि 4 मशीन में से कौन सी बेटर है, या मुझे खरीदनी चाहिए नहीं खरीदनी चाहिए। फॉर 2 आइडेंटिकल इन्वेस्टमेंट ऑफ सिमिलर कॉस्ट इट्स रनिंग कॉस्ट में बी टोटली डिफरेंस। तो ये बोल रहा है कि आइडेंटिकल इन्वेस्टमेंट है सिमिलर कॉस्ट के, आपको पता है कि शुरू में जो मशीन है वो 50 लाख की है, पहली भी और दूसरी भी,
लेकिन दूसरे की जो रनिंग कॉस्ट है वो ज़्यादा आ रही है, पहले की कम आ रही है, तो आप पहली को प्रेफर करोगे। इट इज़ रॉन्ग टू कंसिडर जस्ट देयर कैपिटल कॉस्ट अलोन। तो इसका मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट को कंसिडर मत करो, उसके साथ साथ उनकी रनिंग कॉस्ट या मेंटेनेंस कॉस्ट जो आगे फ्यूचर में होगी उसको भी कंसिडर करो। तो आपको पता है कि सेकंड वाले की अगर ज़्यादा लग रही है और फर्स्ट वाले की कम लग रही है तो आप फर्स्ट वाले को प्रेफर करोगे। अगर फर्स्ट वाले की ज़्यादा लग रही है और सेकंड वाले की कम लग रही है तो आप सेकंड वाले को प्रेफर करोगे, क्योंकि दोनों की कैपिटल कॉस्ट सेम है लेकिन रनिंग कॉस्ट अलग अलग है। बाय यूजिंग एलसीसी अर्ली स्टेज डिसीजन विल ऑल्सो टेक इनटू कंसिडरेशन सब्सीक्वेंट रनिंग कॉस्ट। तो अर्ली स्टेज डिसीजन जो भी होंगे वो क्या करेंगे, सब्सीक्वेंट रनिंग कॉस्ट को भी कवर करेंगे इनिशियल कॉस्ट के साथ साथ। अब डिसएडवांटेज क्या हो गया, जब भी अजम्पशंस देखी आपने मानी, तो ये बोल रहा है अजम्पशन ऑफ ए नॉन एंड डिटर्मिनिस्टिक लाइफ साइकिल। इसका मतलब क्या है, आप ये सोचते हो कि मशीन क्या चलेगी हमारी 20 ईयर्स चलेगी, या जो भी आपको पता है कि आपने प्रोडक्ट सोचा है कि प्रोजेक्ट हमें क्या करना है 10 ईयर्स तक करना है, लेकिन आपका बिजनेस क्या हो गया 6 ईयर में ही शट डाउन हो गया किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से, या इकोनॉमिकल सिचुएशन की वजह से आपका रीजन क्या हो गया, पर्टिकुलर जो बिजनेस है वो शट डाउन हो गया। ऐसा हो सकता है, क्या पता आपको मशीन को पहले ही रिप्लेस करना पड़ जाए, तो जो आपने अजम्पशन मानी थी वो सारी की सारी बेकार हो जाएगी। तो बोल रहा है सम प्रोडक्ट मे नॉट हैव ए नॉन लाइफ साइकिल हैंस नॉट पॉसिबल टू प्रोडक्ट एक्यूरेटली ऑन मैनी एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो ये बोल रहा है कि कई रीजन की वजह से उसकी लाइफ साइकिल पता नहीं चल पाती है या यूज़फुल लाइफ नहीं पता चल पाती है। द अननोन फैक्टर्स में हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द ओवरऑल प्रोजेक्ट कॉस्ट, क्योंकि वो उनका नाम ही क्या अननोन फैक्टर, तो जिनको हम एस्टिमेट नहीं कर सकते। ये उस वक्त की सिचुएशन पे डिपेंड करेंगे कि उस वक्त इकोनॉमी की क्या सिचुएशन चल रही है, और उसके बेसिस पे ही आपकी मशीनरी डिपेंड करती है कि मशीनरी को आपको उसी वक्त बेचना पड़ेगा और आपकी कॉस्ट भी पूरी रिकवर नहीं हो पाएगी और आपको लॉसेस हो जाएंगे, ऐसा हो सकता है। तो अजम्पशन जरूरी नहीं कि कभी कभी सही हो। हाई कॉस्ट ऑफ परफॉर्मेंस, हाई कॉस्ट ड्यू टू प्लानिंग एंड एनालिसिस वर्क इफ़ एलसीसी मॉडल इज़ टू बी एक्यूरेट। ये बोल रहा है कि अगर एलसीसी मॉडल एक्यूरेट होगा तो उस केस में क्या होगा, प्लानिंग की कॉस्ट लगेगी। प्लानिंग की क्यों लगेगी, क्योंकि देखिए आपको पर्सन को अपॉइंट करना पड़ता है, आपको डायरेक्टर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे, आपको मैं बोल सकता हूँ कि सीईओ सीएफओ जनरली वो सारे अपॉइंट करने पड़ेंगे जो कि फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं वर्क से रिलेटेड, और उसी के बेसिस पे क्या कर रहे हैं, फंडिंग की अप्रोच लेके आ रहे हैं। तो उस केस में कॉस्ट तो ज़्यादा लगेगी। आपको पता है कि आपको फाइनेंस करना है तो आपको बाहर से लोन भी लेना पड़ेगा। एज इट इन्वॉल्व्स कॉम्प्लेक्स कॉस्ट मॉडल दैट इज़ कॉस्टली टू सेटअप एंड ऑपरेट। अब सीधी सी बात है, देखिए कॉम्प्लेक्स मॉडल क्यों है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो उसमें फ्यूचर कॉस्ट का पार्ट कर रहे हो, अजम्पशन कर रहे हो, लाइफ साइकिल को डिटरमिन कर रहे हो, तो आपको पर्सन तो रखने पड़ेंगे। ये तो है नहीं कि एक ही पर्सन सारा का सारा काम करेगा। तो कॉम्प्लेक्स कॉस्ट मॉडल है जिसमें हम बोल सकते हैं कि फ्यूचर से रिलेटेड कोई भी पार्ट एस्टिमेट कर रहे हो तो कोई स्टैंडर्ड क्राइटेरिया तो ढंग से हमने सोचा ही नहीं। अगर फैक्ट है तो अच्छी बात है, नहीं तो हमें एस्टिमेट लेने पड़ेंगे, एस्टिमेट लेंगे तो वो गलत भी साबित हो सकते हैं, तो उस केस में कॉस्टली भी होगा और ऑपरेट करना भी क्या होगा, डिफ़िकल्ट होगा ही होगा। हाई सेंसिटिविटी टू चेंजिंग रिक्वायरमेंट, देखिए आपको पता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो भी है वो क्या है, डायनेमिक है आजकल, और जो ये पर्टिकुलर मॉडल है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स है, जो एलसीसी मॉडल की बात कर रहे हैं। तो आपने जो सोचा कि कॉस्ट फैक्टर, जैसे मैंने आपको बताया, तो आपने सोचा कि लेबर की प्राइसेस 10% बढ़ेगी तो उस हिसाब से आपने फ्यूचर कॉस्ट डिसाइड कर दी, लेकिन वो तो 15% बढ़ गई। आपने सोचा ऑयल की प्राइस 5% बढ़ेगी, लेकिन वो तो 7% 8% बढ़ गई। तो ये बोल रहा है कि बिकॉज द मॉडल इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स इट इज़ हाईली सेंसिटिव टू चेंज इनपुट डेटा। स्मॉल चेंजेस इन द करंट सिचुएशन और कंडीशन में हैव ए कंसीडरेबल इम्पैक्ट ऑन द फ्यूचर कॉस्ट। तो यहाँ पे बोल दिया ना कि अगर करंट सिचुएशन में चेंज हो जाता है कंडीशन में, तो इस तरीके से फ्यूचर कॉस्ट पे भी क्या होता है, कंसीडरेबल इम्पैक्ट पड़ता है। फिर आपको बार बार फ्यूचर कॉस्ट चेंज करनी पड़ती है। फ्यूचर कॉस्ट चेंज करोगे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वापस से प्लानिंग सेट करनी पड़ेगी, सारा फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा, तो आपकी और ज़्यादा कॉस्ट लगने लग जाएगी, तो हाई कॉस्ट आती जाएगी। इस तरीके से मैंने थोड़ा समझाने की कोशिश करी जितना मुझे पता था, ठीक है। तो ये सारा पार्ट आपका हो गया। ऐसे तो बहुत सारे इसमें आपको दिख जाएंगे, और देखिए स्टेप्स भी आपको दूसरे और दिख जाएंगे, तो आप जितने ज़्यादा हो सके कवर कर लीजिए। गूगल पे अगर सर्च करते हो और स्टेप्स मिलते हैं तो अच्छी बात है अलग से, क्योंकि देखिए नया टॉपिक है। अब हम ये नहीं बोल सकते कि इसमें क्या पार्ट आ सकते हैं, ये बोलते हैं ना फ्लूक एस्टिमेट, कि स्टेप्स मेरे भी लग जाएं और सामने वाले के भी लग जाएं, पर स्टेप्स क्या है इसके बहुत सारे अलग अलग होते हैं। मैंने देखे थे गूगल पे, अब मैं सारे स्टेप तो नहीं लिए, मैंने वही लिए जो मुझे सही लगे। अगर आप चाहो तो आप गूगल पे सर्च करना, आपको और दूसरे भी स्टेप दिख जाएंगे। तो अगर मेरे स्टेप्स आ गए तो अच्छी बात है, नहीं तो उस वक्त आपको क्या करना पड़ेगा, फ्लूक पे ही अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये बिल्कुल एक नया टॉपिक है। इसके पास्ट ईयर के एमसीक्यूज आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे आप टारगेट कॉस्टिंग की बात करते हो, इसके अलावा इसकी बात करते हो, इससे पहले वाला मैंने आपको बताया ABC की बात करते हो, उसका एक ही क्वेश्चन आपको जून 19 में दिखा है, क्योंकि आपका भी जो अटैम्प्ट आएगा, कौन सा अटैम्प्ट है ये आपका 2020 का अटैम्प्ट है, तो उससे पहले आपका जो पेपर हुआ दिसंबर 19 का उसमें आया नहीं और जून 19 में आया। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से सोच के
जो भी इंपॉर्टेंट MCQs आपको मिलते जाते हैं कहीं ना कहीं से, उसको कवर करते जाइए, आपका सारा पार्ट सॉल्व होता जाएगा। ठीक, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।